गुड इवनिंग बच्चों, जय श्री कृष्णा। आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियस। जैसा कि आप सभी जानते हैं, न्यूक्लियस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल होता है। इट इज प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल सेल। फ्यू एक्सेप्शंस आर here that we will discuss. So today we are going to discuss about the nucleus. Nucleus is a डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस कैसा स्ट्रक्चर है बच्चों? इट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर। एट सम प्लेसेस outer and inner membrane get fused and the nuclear pore will be formed. So these are the nuclear pore. Non-membranous structure present, that is a nucleolus inside the nucleoplasm, and thread-like structure seen, that is a chromatid. So this is a roughly structure of the nucleus. Outer membrane form ER. न्यूक्लियर एनवेलप की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, इसी का एक्सटेंशन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बनाता है। अब हम बात करेंगे कि सबसे पहले न्यूक्लियस की डिस्कवरी कैसे हुई। न्यूक्लियस एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रिंसिपल ऑर्गेनल होता है। ये ऑटोनोमस ऑर्गेनल है। इसको डिस्कवर्ड किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने डिस्कवर्ड किया था बच्चों? इट इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। किस ईयर में डिस्कवर्ड हुआ था? इन 1831। आमतौर पर सभी सेल्स में न्यूक्लियस मिलते हैं और एक न्यूक्लियस पाया जाता है, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें आपको कभी कभी एक से ज़्यादा न्यूक्लियस भी देखने को मिलते हैं। इसका एग्जाम्पल है पैरामीशियम। पैरामीशियम में आपको 2 न्यूक्लियस मिलेंगे। हाउ मेनी न्यूक्लियस प्रेजेंट इन पैरामीशियम? तो पैरामीशियम कैसा है? बाइन्यूक्लिएट। पैरामीशियम कैसा ऑर्गेनिज्म है बेटा? बाइन्यूक्लिएट। इसके अलावा आपको फाइकोमाइसिटीज के जो मेंबर्स होंगे उसमें आपको मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन देखने को मिलेगी, जैसे राइजोपस, म्यूकर एटसेट्रा। इनमें कैसी कंडीशन मिलेगी? मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। तो ये हमने समझा कि जनरली आमतौर पर न्यूक्लियस एक मिलता है, लेकिन किसी किसी ऑर्गेनिज्म में 2 भी मिलते हैं। इट इज फाउंड इन मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन, जिसे हम कहते हैं सिनोसाइटिक कंडीशन। आई थिंक इतना आपको क्लियर हुआ है। अब हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे न्यूक्लियर के स्ट्रक्चर की। जैसा कि आपको स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा है कि न्यूक्लियस एक डबल मेम्ब्रेन से बंधा हुआ स्ट्रक्चर है, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। क्या बोलते हैं बेटा? न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप। इसके बीच का जो स्पेस होता है, दिस स्पेस इज कॉल्ड पेरीन्यूक्लियर स्पेस। इसका जो डायमीटर होता है दैट इज 10 to 50 नैनोमीटर। कितना होता है बेटा? 10 to 50 नैनोमीटर। अगर हम इसको एंगस्ट्रॉम में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 to 500 एंगस्ट्रॉम। ये प्रीवियसली नीट में कई बार पूछा गया है। न्यूक्लियर एनवेलप जो होता है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म को साइटोप्लाज्म से सेपरेट रखता है। न्यूक्लियस प्रेजेंट इन सेल, तो न्यूक्लियर एनवेलप क्या कर रहा है? बैरियर बना रहा है। क्या कर रहा है? एक बैरियर बना रहा है जिससे न्यूक्लियोप्लाज्म साइटोप्लाज्म से सेपरेट होता है। ओके, अब हम देखेंगे कि जो न्यूक्लियर पोर्स होते हैं, जैसा कि आपको बताया था कि ये बाय द फ्यूजन ऑफ आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन बनते हैं। अब इनका रोल क्या है? ये जो न्यूक्लियर पोर होते हैं, ये पैसेज का काम करते हैं। किसका काम करेंगे बेटा? पैसेज का। आपको पता है डीएनए से आरएनए बनेगा, डीएनए से आरएनए बनेगा, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होगा? न्यूक्लियोप्लाज्म में। तो ये जो आरएनए बन रहा है दैट विल मूव टू द साइटोप्लाज्म। कहाँ पर जाएगा ये? साइटोप्लाज्म में। और फिर आरएनए से प्रोटीन बनेगा। ये प्रोसेस कहाँ पर हो रही है? आपकी साइटोप्लाज्म में। इसे हम कहते हैं ट्रांसलेशन। कुछ मॉलिक्यूल्स आपके न्यूक्लियोप्लाज्म में बनते हैं जो न्यूक्लियोप्लाज्म से मूव करेंगे आउटसाइड। कुछ साइटोप्लाज्म में बनते हैं जो मूव करेंगे
टुवर्ड द इनर साइड। तो न्यूक्लियर पोर बेसिकली क्या कर रहा है, इट प्रोवाइड द पैसेज फॉर द मूवमेंट ऑफ द मटेरियल इन एंड आउटसाइड। चलिए, अब आपको ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे हम कहते हैं क्रोमेटिन। क्या कहेंगे बेटा, क्रोमेटिन। क्रोमेटिन एक धागानुमा संरचना होती है जो कि हमें इंटरफेजिक न्यूक्लियस में मिलती है। किस में मिलेगी, इंटरफेजिक न्यूक्लियस। अब इंटरफेजिक न्यूक्लियस क्या होता है, इंटरफेजिक न्यूक्लियस वो होता है जब सेल डिवाइड नहीं करता, सेल डू नॉट डिवाइड, इट रिमेन इन द रेस्टिंग कंडीशन। इन दिस सिचुएशन न्यूक्लियस इज कॉल्ड, ऐसे सेल के न्यूक्लियस को हम कहेंगे इंटरफेजिक न्यूक्लियस। तो क्रोमेटिन का जो कंपोजिशन होता है, क्रोमेटिन बनी होती है डीएनए से, आरएनए से, इसके अलावा हिस्टोन प्रोटीन मिलता है इसमें और नॉन हिस्टोन प्रोटीन मिलेगा। हिस्टोन प्रोटीन बेसिक नेचर का होता है। कैसा होता है बच्चों, इट इज बेसिक इन नेचर। ये अगेन दो टाइप का होता है, आर्जिनाइन एंड लाइसिन। क्लियर है। अब डीएनए जो होता है दैट इज अ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, तो दिस इज एसिडिक इन नेचर। डीएनए कैसा है, एसिडिक इन नेचर। अब आप कहोगे डीएनए एसिडिक नेचर में क्यों है, बिकॉज डीएनए इज कंसिस्ट ऑफ अगेन 3 कंपोनेंट, दैट इज नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर and phosphate group. Due to the presence of phosphate group, DNA is acidic in nature. चलिए, अब क्रोमेटिन जो होता है ये किस स्वभाव का होता है, ऑब्वियसली इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, डीएनए है, तो इसलिए क्रोमेटिन को डाई किया जाता है बेसिक डाई से, दैट इज एसीटोकार्माइन। ये प्रीवियसली पूछा गया है, क्रोमेटिन को हम किससे डाई करेंगे बेटा, एसीटोकार्माइन से। और क्रोमेटिन शब्द किसने दिया है, फ्लेमिंग ने। हु गिव दिस टर्म, फ्लेमिंग। आप सभी को याद रखना है, क्रोमेटिन शब्द किसने दिया है, फ्लेमिंग ने। एंड क्रोमेटिन इज कंसिस्ट ऑफ डीएनए, आरएनए, हिस्टोन प्रोटीन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन। तो क्रोमेटिन थ्रेड आपको कहां पर देखने को मिल रहा है, न्यूक्लियोप्लाज्म में। न्यूक्लियोप्लाज्म ग्राउंड मटेरियल है, सेमी फ्लूइड है, दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियर एनवेलप। इसे हम कैरियोलिम्फ भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, कैरियोलिम्फ, क्योंकि न्यूक्लियस को कैरियोन भी कहा जाता है। अब इस कैरियोलिम्फ में क्रोमेटिन पाया जाता है। क्रोमेटिन के अलावा आपको एक और ऑर्गेनल दिखाई दे रहा है, दैट इज अ नॉन मेम्ब्रेनस, दैट इज अ न्यूक्लियोलस। इसे हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस जो होता है इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, इट हेल्प इन दी फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोमल आरएनए। किसको बना रहा है ये, राइबोसोमल आरएनए को, जो कि आगे चल के प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी के लिए बहुत ही मैंडेटरी होता है। तो अब आप सोचिए, मोर एंड लार्ज न्यूक्लियोलाई किस प्रकार के सेल में प्रेजेंट होते होंगे, ऐसा सेल जो प्रोटीन सिंथेसिस की एक्टिविटी में इंगेज होता है। तो मोर एंड लार्ज न्यूक्लियोलाई प्रेजेंट इन nucleolus, it is nucleolus, more and large nucleolus present in that cell which engaged in protein synthesis actively. तो इस प्रकार से हमने देखा nucleolus is present in nucleoplasm, chromatin is thread like structure that is present in nucleoplasm. अब आप क्रोमेटिन में देखेंगे कहीं कहीं पर ये थोड़ी सी डेंस होती है, जिसे हम कहते हैं हेट्रोक्रोमेटिन। क्या कहेंगे बेटा, हेट्रोक्रोमेटिन। और कहीं कहीं पे क्रोमेटिन आपको लाइटली स्टेन नजर आती है डिफ्यूज फॉर्म में, तो इसे कहेंगे यूक्रोमेटिन। क्या कहेंगे, यूक्रोमेटिन। और इसे कहेंगे हेट्रोक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन जो होती है दैट इज ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव। ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव कौन सी है, दैट इज अ हेट्रोक्रोमेटिन। आगे चल के जब सेल डिवाइड करता है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ये जो क्रोमेटिन है ये कंडेंस्ड होती है, कॉम्पैक्टली पैक्ड होगी और ये कन्वर्ट हो जाएगी क्रोमोसोम में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, तो क्रोमोसोम आर सीन ड्यूरिंग सेल डिवीजन एंड क्रोमेटिन इज सीन इन अ सेल विच इज फाउंड इन रेस्टिंग कंडीशन। आई थिंक आपको क्लियर हो गया है क्रोमेटिन्स क्या होते हैं और क्रोमोसोम क्या होते हैं। क्रोमेटिन
डी कंडेंस्ड फॉर्म है क्रोमोसोम का और क्रोमोसोम कंडेंस्ड फॉर्म है क्रोमेटिन का। आई थिंक आपको न्यूक्लियस क्लियर होगा। इसके अलावा जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है इसमें हमको न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स, एटीपी एंड अदर एंजाइम्स देखने को मिलते हैं जो कि रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करते हैं। रेप्लिकेशन की साइट क्या होगी? न्यूक्लियस। इनसाइड द न्यूक्लियस रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस। ट्रांसक्रिप्शन की साइट क्या होगी? न्यूक्लियोप्लाज्म। दोनों ही प्रोसेस आपकी इनसाइड द न्यूक्लियस होती है और ट्रांसलेशन आपका होता है in a cytoplasm of the cell. I think these informations are sufficient. In next class we will discuss about the chromosome. Thank you बच्चों.